Hello everybody, how are you? Welcome to SVGMS Jalra Patan online classes. It is our part number 13 of chapter number 7 Diversity in Living Organisms, and today we are going to study phylum number 6 Annelida. phylum 6 है हमारा Annelida. इससे पहले जो 12 पार्ट था उसमें हमने आपके एस्केल हेलमेंथिस और प्लेटी हेलमेंथिस की स्टडी की थी। ठीक है, उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। और आज हम यहाँ पर फाइलम एनीलिडा जो 6 नंबर का फाइलम है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम हमेशा पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं किसी भी फाइलम के, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर आते हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, तो उनको हम पहले यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार के जीव इसके अंदर आते हैं और उनकी स्टडी हमें करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल्स आते हैं इनमें आप देख पा रहे होंगे जैसे नेरीज होता है, नेरीज, इसमें बहुत सारे पेयर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एफ्रोडाइट आता है, एफ्रोडाइट जिसको हम समुद्री चूहा भी कहते हैं, सी माउस। ठीक है, ये चूहे जैसा होता है, छोटा बिल्कुल, और समुद्र में पाया जाता है इसलिए इसको समुद्री चूहा कहते हैं। एफ्रोडाइट इसका असली नाम है। इसके अलावा फेरीटिमा, फेरीटिमा पोस्टुमा, ये आपके केंचुआ होता है, केंचुआ जिसे हम फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं। ये किसानों का मित्र होता है। ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी को थोड़ा उपजाऊ बनाता है। तो ये हमारा क्या है, फेरीटिमा पोस्टुमा। देन हिरुडिनेरिया, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या आएगा, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जोंक को कहते हैं, लीच जो होती है, लीच या जोंक, उसको हम हिरुडिनेरिया कहते हैं। ये किसी की एनिमल की स्किन पर चिपक जाते हैं और उससे खून चूसते हैं। ठीक है, उनसे क्या करते हैं, उनका खून चूसते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इस तरह के जीव हैं ये हिरुडिनेरिया, जिसको हम लीच भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आपने देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिलिंड्रिकल। कैसे होते हैं ये सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड, लंबे होते हैं और इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, एन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एनीलिडा का जो मतलब है, जो अर्थ है, ठीक है, एनीलिडा नाम कैसे पढ़ा, तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एन्यूल्स, जिनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, एन्यूल्स पाए जाते हैं। एन्यूल्स का मतलब क्या होता है, रिंग्स, जिनकी बॉडी पर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे आपने फेरीटिमा देखा, केंचुआ, तो इनकी बॉडी पर इस तरह की रिंग्स आपको दिखाई देती हैं जो पूरी सर्कुलर होती हैं, पूरी गोलाई में इनको घेरे रहती है चारों तरफ से। ठीक है, तो ये जो एन्यूल्स होते हैं इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ा है, एनीलिडा। ठीक है, तो एनीलिडा में आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे। ठीक है, और उन पर क्या पाई जाती है, एन्यूल्स पाई जाती है। और एक्चुअली ये रिंग्स इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड का मतलब डिवाइडेड होती है इन पार्ट्स, सेगमेंट्स, खंड, इनमें खंड पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। उनको हम आगे भी स्टडी करेंगे वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, इनके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये काफ़ी हायर लेवल के अपने ऑर्गेनिजम्स है। हमने जो पहले पढ़े थे उनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर हमने ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो इनके अंदर भी ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा इनके अंदर, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देन बॉडी सिमेट्री, इनकी सिमेट्री कैसी होगी बॉडी की, तो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बॉडी सिमेट्री की यदि बात करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स। ओके, बायलैटरल सिमेट्री
द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, यदि हम इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक प्लेन ऑफ एक्सिस होगा और उससे हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। ओके, तो ये कौन सी सिमेट्री हो गई? बायलैटरल सिमेट्री। देन सीलोम, इससे पहले हमने जो फाइलम पढ़ा था एस्केल हेलमिंथिस या निमेटोडा, तो उसमें हमने देखा था कि सूडो सीलोम पाई जाती है, फॉल्स सीलोम पाई जाती है। तो फॉल्स सीलोम के बाद ये पहला एक फाइलम होता है जिसके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है ना, और इसके बाद वाले जितने भी अपने फाइलम आएंगे उन सब के अंदर सीलोम पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसा पहला हमारा क्या होता है? फाइलम होता है, या इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है? ट्रू सीलोम। तो हम इनको बोलते हैं सीलोमेट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रू सीलोमेट। इनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाएगी। आपको पता है सीलोम कैसे बनती है ना, हमने पहले पढ़ा है। ट्रू सीलोम क्या होती है? जो मेसोडर्म से डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सीलोम। तो इनके अंदर ट्रू सीलोम होती है, ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और वे ऑर्गन उस सीलोम के द्वारा अच्छे से बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, सीलोमेट है। देन जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स की यदि बात करेंगे तो इनके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो आप इस तरह से पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको शुरू से बताए हैं, इनको आप लर्न करके रखेंगे तो 4 पॉइंट तो आपके बिल्कुल फ्री में आपको याद हो जाते हैं। और प्रत्येक फाइलम के लिए आप ये लिखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिख सकते हैं। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें यही आते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द जनरल फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, है ना। तो कैसे लिखेंगे आप उस पॉइंट्स में आप उनको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल, बॉडी सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री, सीलोम प्रेजेंट होती है एंड दे आर सीलोमेट, जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एक लाइन में यदि आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक bilateral symmetrical organism which have organ level of body organization and true coelomet। एक लाइन में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके अंदर पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले क्या आएगा? इनके अंदर रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5th पॉइंट में क्या लिखेंगे? Rings are found in their body. Annuals or rings are present on whole body। इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाई जाती हैं? रिंग्स पाई जाती हैं, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन बॉडी इज सेगमेंटेड। इनकी एक और खास बात क्या है? इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड, खंडी भवन इनके अंदर पाया जाता है, खंडों में इसे डिवाइडेड होती है बॉडी। ठीक है, इसी कारण से ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एपिथेलियम हो जाएगी एक्सटर्नल, अंदर से बॉडी कैसी होगी? इस तरह से खंडों में डिवाइडेड होगी। ठीक है, बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है। तो इसी कारण से हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बॉडी इज सेगमेंटेड, यह खंडों में विभाजित होती है। और जब बाहर से हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर इसी वजह से क्या दिखाई देगी? रिंग्स दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी कारण से हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं। एन्यूल्स और रिंग्स आर प्रेजेंट होल बॉडी एंड बॉडी इज सेगमेंटेड। बॉडी सेगमेंटेड होती है इसलिए रिंग्स भी यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। ओके, देन इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन occurs through
मॉइस्ट स्किन। आपने देखा होगा ये केंचुए वगैरह जो होते हैं ये नम जगह पर रहते हैं, गीली जगह पर रहते हैं, गीली मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो स्किन होती है बहुत मुलायम होती है, नरम होती है, जो एपिथेलियम होती है आउटर वाली, उसको हमेशा गीला रखना पड़ता है। और उसके लिए इनकी बॉडी के अंदर से भी म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। हमेशा क्या चीज़ सिक्रीट होती रहेगी? म्यूकस, जो इनकी स्किन को गीला रखेगी। यदि इनकी स्किन सूख जाती है, इनको अपर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा तो स्किन जो होती है वह सूख जाएगी, तो ये डेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रेस्पिरेशन होगा, एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन तो अंदर सेल्स के अंदर होता है ना। यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, है ना। अपन उसको ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना मनुष्य के अंदर, या ऐसे जीव जिनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन 2 स्टेप में हम पढ़ते हैं, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इनके अंदर ब्रीथिंग वगैरह नहीं होती है, डायरेक्टली ये डिफ्यूजन के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है बाहर, उसको अपनी बॉडी में एंट्री करते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी स्किन कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट स्किन, बहुत बारीक होती है, पतली होती है और मॉइस्ट होती है इनकी स्किन। ठीक है, देन इनके अंदर एक ट्रू सीलोम होती है, इसलिए इनका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वह किस प्रकार का होता है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना। मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वह किस प्रकार का होता है? इज क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप का मतलब क्या है? ब्लड हार्ट के अंदर और कुछ निर्धारित वेन्स के अंदर, वेन्स आप समझते हैं, वेसल्स जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज और वेसल, उनके अंदर ही ब्लड क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, कुछ ऐसी वेसल्स होंगी, वेन्स होंगी, उनके अंदर ही ब्लड क्या करेगा? इनके अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बिल्कुल क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वे भी कौन है? एनेलिड्स है। ठीक है, एनेलिडा के अंदर आने वाले जीवों को क्या कहेंगे? तो ऑर्गेनिजम्स कम अंडर एनेलिडा आर कॉल्ड एनेलिड्स। तो एनेलिड्स के अंदर किस प्रकार का ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है? क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड। इससे जो लोअर कैटेगरी के या इससे जो लोअर फाइलम है, फाइलम नंबर अप टू 5, उनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। कुछ में तो ब्लड भी नहीं होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उनमें तो ब्लड भी नहीं होता है ना। लेकिन आपके जो थोड़े हाइयर एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्लड होता है, वह ओपन होता है। लेकिन फिर बाद में क्लोज टाइप का आपको क्या देखने को मिलता है? सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओपन टाइप में क्या होगा? जैसे ये बॉडी कैविटी होती है हमारी, ठीक है, ये बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें ऐसे कुछ पाउचेस बने होते हैं। ठीक है, इन पाउचेस में ब्लड फील रहता है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन जब ब्लड निर्धारित वेसल्स के अंदर, वेन्स और आर्टरीज के अंदर बहता है, हार्ट उसके अंदर होता है, पंपिंग होती है ब्लड की, तो वह क्या कहलाता है? क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? या वेस्कुलर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा? तो दैट इज closed type of blood vascular system is found in these organisms. इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनमें लगभग सभी प्रकार के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल
प्रेजेंट। इनके अंदर क्या पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक पूरी इलांगेटेड फैली हुई होती है अलोंग टू द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कुछ विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे करते हैं, है ना। एक्सक्रीशन थ्रू, एक्सक्रीशन मतलब मैंने आपको पहले समझाया था, कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, द टर्म एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हैं, बताएं बताएं भाई। यस, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज बन जाते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उनको नाइट्रोजिनस वेस्टेज बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है और विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, और जो बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव आउट करना जरूरी होता है। वे हमारे ब्लड में इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड से उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ब्लड से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इसके अलग अलग तरीके पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, है ना। और उनको हम फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं, फ्लेम सेल, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का हमने क्या पढ़ा था, फ्लेम सेल, क्योंकि उनकी आकृति जो अग्नि होती है, आग होती है, उसकी तरह होती है ना, तो उनको हम फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। लेकिन हमारे एनीलिडा के अंदर जो सेल्स होती हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया के द्वारा, जो कि एक किडनी की तरह काम करती हैं। नेफ्रिडिया किसकी तरह काम करेंगे, किडनी की तरह। ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, हायर ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर किडनी होती है और उसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इनमें भी नेफ्रिडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और इनकी यदि रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 11th पॉइंट, रिप्रोडक्शन। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है मेनली, है ना। और इनमें ये तो पहले आप लिख लें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल, और बाइसेक्सुअल जैसे हमारे केंचुआ होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। हर्माफ्रोडाइट हमने पहले पढ़ा था, सेक्सेस में बी सेपरेटेड और यूनाइटेड। इसको आप कैसे लिखेंगे, सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सेस में बी सेपरेट और यूनाइटेड, मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे होंगे, मेल और फीमेल पर होंगे अलग अलग, तो उनको बोलेंगे सेपरेट। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स और यूनाइटेड होंगे, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं वे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। और जिनमें यूनाइटेड होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको आपको लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो फाइलम एनिलिडा है ये कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल हमने पहले देख ही लिए हैं, केंचुआ है, नेरीज है, लीच है, सी माउस है, एफ्रोडाइट है ना, तो वे हमने पहले देख लिए हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 7th फाइलम शुरू करेंगे अपना, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके,
So now we are going to study our seventh phylum, that is Arthropoda. ये हमारा 7th नंबर का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, है ना। इससे पहले 6 हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट कौन सा पढ़ा था? एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिडा के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो इनके अंदर भी होंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली याद रखना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करेंगे तो इनका अंदर ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विल बी फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो दे विल बी बाइलेटरली सिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाएगी। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स विल बी बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, या सिंपल बाइलेटरल सिमेट्री भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, देन सीलोम, दे आर सीलोमेट, इनके अंदर भी सीलोम पाई जाएगी तो इनको हम क्या बोलेंगे? सीलोमेट। ओके, अब जर्मिनल लेयर्स की बात आती है तो दे विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर भी तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर होती है भाई? तीनों बताएं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स के नाम बताने हैं जिनके आधार पर हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कौन कौन सी होती है? यस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं जो इनके अंदर पाई जाती हैं, जिनके आधार पर हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। कब प्रेजेंट होती है लेयर? जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है ना। ये हमने सब पहले पढ़ दिया है। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने फाइलम एनिलिडा में भी लिखे थे। ठीक है, अब बात आती है इनका नाम जो है आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा? आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब होता है? आर्थ्रोपोडा वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आर्थोस एंड पोड्स पाए जाते हैं। जिनके अंदर पोड्स कैसे होते हैं? आर्थोस। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थोस का मतलब क्या होगा? जॉइंटेड, जुड़े हुए, संधि युक्त। और पोडा जो वर्ड है ये बना है आपके पोडोस, है ना। पोडोस, पोडोस का मतलब होता है फुट, पैर, उपांग। ठीक है, पैर या उपांग बोलते हैं इनको, जिनसे जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वह मूवमेंट कर पाता है। ठीक है, अपनी बॉडी को हिला डुला पाता है, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण कर पाता है, अपने फूड को कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो इनके जो पोडोस होते हैं, फूट होते हैं, वे कैसे होते हैं? जॉइंटेड होती हैं, लेग्स। ठीक है, फूट या लेग्स। द ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग्स आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स। उनको हम क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोड्स कहेंगे। या ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव जॉइंटेड लेग्स आर कम अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये हमारा सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा। जितने भी फाइलम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर अबाउट 9 लाख, कितने? 9 लाख। इनके अंदर अबाउट 9 लाख ऑर्गेनिजम्स आते हैं। बहुत सारे कीट पतंगे इनके अंदर आते हैं। तो पहले आप इनके एग्जाम्पल्स भी देख लें एक बार। ठीक है, कौन कौन से इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं? जैसे पेरीपेटस होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पेरीपेटस। देन पेलियोमोन, प्राण, जिसे हम प्राण कहते हैं। झींगा, झींगा मछली, ये कई जगह खाई जाती है, इसको फूड के रूप में खाया जाता है। प्रॉन, पेलियोमोन। ठीक है, इसके अलावा डेफनिया होता है जिसको वाटरफिलिया कहा जाता है। डेफनिया ये गंदे पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं और कई बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। डेफनिया होता है। कैंसर, कैंसर जो होता है क्रैब, केकड़े को हम कैंसर कहते हैं। स्कोलोपेंड्रा है जिसे हम सेंटिपिड कहते हैं। स्कोलोपेंड्रा, कई सारे पैर होते हैं इसके अंदर। कन खजूरा आपने सुना होगा, देखा होगा, नाम होता है इसका। देन जूलस, जूलियस इज मिलीपिड, है ना। मिलियंस
पीट्स होते हैं इसके अंदर, मतलब मिलियन में पेयर होते हैं। सहस्त्रपदी इसको हम कहते हैं, जूलस। ठीक है। देन इसके अलावा आपके जो घरों में मक्खियाँ पाई जाती हैं, हाउस फ्लाई, म्यूकस या मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इसके अंदर आती है, हाउस फ्लाई, एपिस, हनी बी। हनी बी आपने देखा है, मधुमक्खी होती है, बटरफ्लाई होती है, वे सब इसके अंदर आती हैं। एनोफिलीस, मॉस्किटो, जितने भी मच्छर होते हैं, है ना, जिनको हम एनोफिलीस बोलते हैं। मॉस्किटो होता है। लेपिस्मा, सिल्वर फिश, पानी के अंदर एक चमकीली कीड़ा होता है एक तरह का, है ना, वो पानी के अंदर होता है, चमकीला होता है सिल्वर की जैसे, तो उसको सिल्वर फिश कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअली फिश नहीं है। ठीक है, उसका नाम है सिर्फ सिल्वर फिश, उसका असली नाम क्या होता है, लेपिस्मा। ओके, इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल है, क्यूलेक्स है, सीमैक्स है, ग्राइडियस है, पीरियस है, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, पेलियामनस, स्कॉर्पियन, बिच्छू जो होता है, लिमनस, किंग क्रेब, बड़ा वाला केकड़ा, आर्गस, टिक होते हैं, एरेनिया, स्पाइडर जो मकड़ियाँ होती हैं वे इसके अंदर आती हैं, सेक्रोप्टिस, इचिंग माइट होती है, वे सब इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे एग्जाम्पल्स आपने देखे, और ध्यान रखिए जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं आपके, कॉकरोच वगैरह सब इसके अंदर आते हैं, लाइस होती है, जू, है ना, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो आराम से इनको एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं और उसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनिलिडा तक वो तो हमने पहले देख लिए, पढ़ लिए कि वही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के हम उनको यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है। देन कुछ और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको लिख लेते हैं। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखेंगे, जो इनका नाम शो करता है वो क्या है, दे हैव jointed, they have jointed legs, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, jointed legs, इनकी जो पैर होंगे, ठीक है, जैसे कॉकरोच होता है ना, उसकी बॉडी है ना सेगमेंटेड होती है, जैसे एनेलिडा में हमने पढ़ा था बॉडी सेगमेंटेड, उसी तरह से ये भी सेगमेंटेड होते हैं बॉडी, है ना। हेड और थोरैक्स 2 रीजन में पाए जाते हैं, पहला रीजन कहलाता है हेड और दूसरा कहलाता है थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में जनरली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इनके जो पेयर होंगे, ठीक है, वे कैसे होंगे, इस तरह से जॉइंटेड। जॉइंटेड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे ये इस तरह से 3 खंडों में वह विभक्त होता है पैर, या इनका जो भी हाथ आप कह सकते हो, या आप इनको लेग भी कह सकते हो। तो ये क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स इनके अंदर जनरली पाए जाते हैं। ओके, देन 6 बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड, पूरी तरह से वह विभाजित होगी खंडों के अंदर। ओके, देन इसमें और कुछ हम लिख सकते हैं, जैसे सिलोम, तो इनके अंदर सिलोम होती है, पूरी बॉडी कैविटी होती है, दे आर कॉल्ड सिलोमेट एनिमल्स, है ना। इसके अलावा इनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। 7वें पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन का मतलब जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, उनके विंग्स होते हैं, हालांकि वे उन विंग्स से उड़ नहीं पाते हैं ना, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, जो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और किसका बना होता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का, जिसे हम काइटिन कहते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स के द्वारा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह कहीं भी पाए जा सकते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं,
फ्रेश वाटर में, है ना, समुद्र के पानी को क्या कहते हैं, मेराइन वाटर। इसके अलावा फ्रेश वाटर में नदियों में, तालाबों में, इकट्ठे हुए पानी में हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। बहुत ठंडी प्रदेशों में, बहुत गर्म प्रदेशों में, है ना, और जो समतापीय प्रदेश होते हैं, हर जगह के लैंड में, वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है देयर आर 9 लाख, अबाउट 9 लाख स्पीसीज आर फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। कई तरह के कीड़े मकोड़े इसके अंदर आते हैं और हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनका, है ना, तो रेस्पिरेशन ये कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ये इतनी अलग अलग जगह पाए जाते हैं, इस वजह से इनके अंदर अलग अलग सिस्टम से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जैसे किसी में जो पानी में रहेंगे उनके अंदर गिल्स हो जाएगा, देन ट्रेकिया। यदि वह एरियल है, एरियल मतलब जो लैंड पर रहता है, तो उनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम होता है, या ट्रेकिया सिंपली हम उसको कह सकते हैं, या फिर बुक लंग्स। कुछ जीवों में बुक लंग्स भी पाए जाते हैं। देन रेस्पिरेशन के बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन नाइट्रोजनस वेस्टेज का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या पाए जाएंगे इनके अंदर, मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। और जो कुछ जैसे ये तो इंसेक्ट के अंदर होते हैं, जनरली जो कीड़े हैं उनके अंदर इंसेक्ट, और जो केकड़े होते हैं उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, ग्रीन ग्लैंड्स इन क्रैब्स। जो केकड़े होते हैं, क्रैब, क्रैब का मतलब केकड़ा, और क्रैब के अलावा प्रॉन, प्रॉन मतलब झींगा मछली, ये पानी में होता है प्रॉन। तो इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड पाए जाएंगे, और जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर मालफिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होगा। ठीक है। और यदि सेक्सेस की बात करें हम, सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो वे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं, मतलब दे आर सेपरेट। ठीक है, कंप्लीटली सेपरेट। इनमें यूनाइटेड या बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इसलिए इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर स्टडी किए। 10 पॉइंट्स काफ़ी हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इन सबको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 2-3 पेज आपके आराम से यहाँ पर भर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने इसके देख ही लिए पहले। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है, मोलस्का। मोलस्का को स्टडी करेंगे। ओके, so okay friends, now we start our next phylum, phylum number 8, mollusca. मोलस्का फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वे कैसे होते हैं, वे जनरली सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। समुद्र में, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। मोलस्का जो वर्ड है किससे बना है, मोलस्का वर्ड बना है आपके मोलस्कस, एक वर्ड होता है लैटिन भाषा में मोलस्कस, मोलस्कस, और मोलस्कस का अर्थ होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट बिल्कुल नर्म। तो इसी शब्द से आपके क्या बना है, मोलस्का। और इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉफ्ट होते हैं और जो एक एक्सोस्केलेटन के अंदर कवर्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीपियाँ वगैरह होती हैं, पानी में पाई जाती हैं, शंख वगैरह उनके अंदर एनिमल्स होते हैं, वे किस में आते हैं, सब मोलस्का में। तो पहले आप इनके एग्जाम्पल्स ही देख लें एक बार, तो पहले ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें आपके आता है कीटोन, ठीक है, कीटोन, देन
पाइला, पाइला को हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, इसको पाइला, ठीक है। ये शंख जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कवर्ड होता है, बंद होता है। देन लाइमैक्स ग्रे स्लग, इसको हम बोलते हैं लाइमैक्स, है ना। अजीब से दिखने वाले एनिमल्स इसके अंदर होते हैं। देन एप्लाइसिया, एप्लाइसिया इसको हम सी हेयर्स भी बोलते हैं, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, सी हेयर एप्लाइसिया, ठीक है। देन इसके बाद राइट डेंटेलियम, डेंटेलियम को हम टस्क स्नेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वह हाथी के दांत जैसी होती है। टस्क, हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है उसको हम बोलते हैं टस्क, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, डेंटेलियम या टस्क शेल, ओके। देन यूनियो, यूनियो आपके फ्रेश वाटर स्नेल होता है, जो हमारे नदी तालाब का पानी होता है उसके अंदर पाए जाने वाला स्नेल है ये, ठीक है। तो यूनियो। देन पिंक टाडा, पिंक टाडा ये ऑयस्टर होते हैं, जैसे जिनके अंदर क्या बनती है, मोती बनता है। आपने सुना होगा कि जो मोती होते हैं वह सीप के अंदर बनते हैं, उनके अंदर एनिमल होता है और वो एनिमल क्या करता है, मोती को बनाता है। तो ये वास्तव में सही बात है। और वो मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अपने इंडिया में जो मोती बनाने वाली सीप पाई जाती है समुद्र में, वह क्या, उसका नाम क्या है, पिंक टाडा। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। पर्ल, पर्ल मतलब मोती, मोती बनाने वाले ऑयस्टर होते हैं ये। देन लोलिगो, लोलिगो हमारा आता है सी स्क्विड, है ना। स्क्विड को मतलब होता है दैत्य, समुद्री दैत्य इनको बोलते हैं लोलिगो। और ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, इसके 8 भुजाएं होती हैं और काफ़ी खतरनाक होते हैं ये। ऑक्टोपस है आपके, जिसे हम डेविल फिश भी कहते हैं। नोटिलस, नोटिलस है, सीपिया है, जिसे कटल फिश भी कहते हैं। इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर आप देख के इसको समझ पा रहे होंगे कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, यूनाइटेड होती है, सेगमेंटेड नहीं होती है। इससे पहले हमने अभी पढ़ा है आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड, लेकिन यहाँ पर बॉडी यूनाइटेड होती है, ठीक है। अलग अलग पार्टों में खंडी भवन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। बॉडी सेगमेंटेशन इज रिड्यूस्ड, सिलोम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन दिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हालांकि इनके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हाईली डेवलप होती हैं, इसलिए इनको थोड़े बाद वाले फाइलम में, डेवलप्ड फाइलम में रखा गया है। लेकिन सिलोम वगैरह इनके अंदर क्या होती है, रिड्यूस होती है। रिड्यूस का मतलब थोड़ी कम होती है। जितनी अच्छी डेवलप एनिलिडा में या आर्थ्रोपोडा में होती है, उतनी अच्छी डेवलप इनमें नहीं होती है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम भी लिख सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रकार का क्या पाया जाएगा, बॉडी ऑर्गन। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर होगी, या बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी लिख सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। देन सिलोम की बात करते हैं तो दे आर ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन जर्मिनल लेयर्स, तीनों जर्मिनल लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होंगे ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मोलस्का में जितने भी एनिमल्स आते हैं वे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीजें हो गई हमारी जो हम हर बार लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। देन कुछ और विशेष बात जो इनके बारे में हमें लिखनी चाहिए। बॉडी इज सॉफ्ट, उनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, नरम होती है, कड़क नहीं होती है। मतलब इनके अंदर हड्डियां वगैरह जैसा एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हमारे 2 तरह के स्केलेटन हो सकते हैं, एक तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर। जैसे जो हायर एनिमल्स है, मनुष्य में हड्डियां का एक ढांचा होता है, बोन्स का एक केज होता है ना, उसे हम बोलते हैं स्केलेटन, कंकाल। लेकिन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। कुछ में एक्सोस्केलेटन होते हैं, जैसे अभी आर्थ्रोपोडा में आपने देखा बॉडी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है हल्की फुल्की,
है ना। उसी तरह से इनके अंदर भी क्या पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा, जो कि बहुत हार्ड टफ शेल का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो शंख वगैरह होते हैं, सीपियां होती हैं, वे किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो जो बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है एंड एक्सटर्नल स्केलेटन, या इसको हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म, है ना। सभी में नहीं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह होते हैं उनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, लेकिन कुछ में एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। ठीक है, देन बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड, अनलाइक आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था बॉडी सेगमेंटेड होती है, वहाँ पर थोरैक्स रीजन, हेड रीजन, एब्डोमिनल रीजन अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके अंदर बॉडी में ऐसे सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है और ऐसा लगता है कि पूरा एक टिश्यू से बनी हुई है बॉडी। हालांकि अंदर से वे डेवलप्ड होते हैं, उनके अंदर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सीलोम होती है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, ये सीलोमेट तो होते हैं, लेकिन इसको एक और विशेष नाम दिया गया है, हीमोसील। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होगी उसको हीमोसील कैविटी कहेंगे। ठीक है, द बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन द मोलस्कॉन्स इज हीमोसील कैविटी। सीलोम जो होती है इनके अंदर, उसको आप हीमोसील, क्योंकि ये रिड्यूस्ड है, किससे रिड्यूस्ड है, एनिलिडा से और आर्थ्रोपोडा से रिड्यूस्ड, यानी कि उनसे कम लेवल की इनके अंदर सीलोम पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वह कंप्लीट होती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड। देन रेस्पिरेशन, ये एक अच्छा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन जनरली किससे होगा, गिल्स से होगा, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, मे बी मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होगा, थ्रू गिल्स। और इनके जो गिल्स होते हैं उनका एक विशेष नाम है, टीनिडिया। सी साइलेंट होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे आप, टीनिडिया। इनके अंदर जो गिल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टीनिडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, या आप हायर क्लासेज में जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठते हैं बाद में, नीट वगैरह में, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टीनिडिया इज फाउंड इन विच फाइलम, इन विच ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के नाम लिख देंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मैं नाम बताता हूँ, इनके जो जूलॉजिकल नेम होते हैं, एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जूलॉजिकल नेम, और प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉटनिकल नेम। तो इनके बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम्स को भी आप ध्यान रखें, वहाँ पर यदि जूलॉजिकल नेम लिखे होंगे तो आप कैसे उसको पहचानेंगे, है ना। हर फाइलम में 5-10 ऐसे आप नाम याद करके रखें जो आपसे पूछे जाते हैं या बाद में आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में और बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन में हम लिख सकते हैं, एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर एक अलग ही प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। मतलब ये सेल्स आपकी नेफ्रीडिया से थोड़ी ज़्यादा क्या होती हैं, इम्प्रूव्ड होती हैं, थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आपके किसमें था, आर्थ्रोपोडा में, मेटानेफ्रीडिया किसमें है, मोलस्का में। ओके, इसके अलावा सेक्सेस की अपन बात करेंगे 9th पॉइंट में, सेक्सेस। तो सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मतलब दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इनके जो सेक्सेस होंगे वे कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल इनके अंदर अलग अलग पाए जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये मोलस्का भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद
हमारे इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, 2 फाइलम और बच जाते हैं। कॉर्डेटा में आपकी 5 क्लासें हैं, उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है अब इसके बाद। ठीक है, देन ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।